हेलो स्टूडेंट्स, गुरुदेव क्लासेस लेके आए आपके लिए क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 का जो है ये वीडियो। और इसमें हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जो है इस एक्सरसाइज को करेंगे। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। यानी कि एक नोटबुक की कीमत जो है एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम जो है इसमें कुछ नीचे जो है आपको हिंट दे रखी है, संकेत दे रखे हैं कि जो है नोट जो बुक है उसकी कीमत जो है वो x रुपये है और कलम की कीमत जो है वो y रुपये है। तो नोट बुक को हम जो है उसकी कीमत को x रुपीज़ मान लेंगे और पेन वाले को y रुपीज़ मान लेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। तो इसकी नोटबुक की कॉस्ट जो है यानी कि जो आपकी पुस्तक है उसकी जो कॉपी जो आपको नोटबुक है उसकी कीमत जो है वो x रुपीज़ है। तो इसको हिंदी में इस तरह से लिख देंगे कि माना जो है आपके नोटबुक की जो कीमत है वो है x रुपये। तो मैं दोनों माध्यमों में साथ साथ करवा रहा हूँ। वैसे जो है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा दावा है। तो आगे जो है दोबारा क्या दिया है कि पेन की कीमत जो है वो y रुपीज़ है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, तो इसको जो है हम रुपीज़ y मान लेंगे। तो ऐसे ही हिंदी में लिखेंगे पेन का मूल्य जो है वो y रुपीज़ है। तो y रुपये है, तो ये जो है इधर लिख देते हैं। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया कि जो कीमत है कलम की कीमत से दुगनी है नोटबुक की कीमत। तो द नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो नोटबुक की कीमत डबल है पेन की कीमत से। तो इसको कैसे लिखना है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको पहले समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपका जो है पेन जो है वो 1 रुपये का है, तो नोटबुक उसकी दुगनी हो ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि फिर 2 जो है 1 के बराबर हो जाएगा। आपको इसको कैसे लिखना है, जिसकी कीमत दुगनी है उसके अलावा दूसरे को। तो कीमत दुगनी किसकी है, नोटबुक की। तो हम मल्टीप्लाई 2 से किसको करेंगे, 2 से गुणा किसे करेंगे, पेन की कीमत को, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। जैसे 1 को 2 से गुणा किया, अगर पेन 2 रुपये का होता तो नोटबुक के उसके दुगने यानी कि 4 की होती। तो हमने पेन की कीमत को 2 से गुणा करना है। इसी तरह से अगर पेन 3 रुपये का होता तो उसका दुगना की कीमत की क्या होती, नोटबुक होती। इसी तरह से अगर जो है यहाँ पे पेन अगर y रुपीज़ का होता तो उसका दुगना जो है वो क्या हो गया, इसकी आपकी नोटबुक की कीमत, यानी कि x जो है वो 2y के इक्वल हो गया। तो आपको ये सब एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही काफ़ी है जो मैंने बॉक्स में किया है। तो यही इसका आंसर है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया था। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। तो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। यानी कि जो रैखिक समीकरण दे रखी है उसमें a b और c का मान बताना है। तो ये 8 जो है समीकरण है हमें दे रखी हैं, इनका एक एक करके हम तो जो है इनसे तुलना करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप के लिए जो है दाईं तरफ जो है 0 आना चाहिए। तो जो जो इधर दाईं तरफ जो 9.35 यानी कि 9.25 और 35 दिया हुआ है, इसे लेफ़्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, साइन बदल गया तो नेगेटिव हो गया, माइनस का हो गया। तो अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों प्लस के साइन हैं। तो इसीलिए हम जो है इसको प्लस में कर देंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा। तो प्लस इंटू माइनस वही माइनस ही रहेगा। सिर्फ जो है ये साइन की गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है साइन की गलती कर देते हैं और माइनस का साइन जो है सी में नहीं लेते हैं। तो इस तरह से आप ax जो है आपका 2x के बराबर है, तुलना करेंगे तो इसका मतलब a जो है वो 2 के यानी कि 2 के इक्वल हो गया। इसी तरह से by जो है वो आपका जो है 3y के बराबर है। तो यानी कि b जो है वो उसकी वो जो है 3 के इक्वल हुआ। तो b जो है b इज़ इक्वल टू 3। और जहाँ यहाँ प्लस का साइन हमने पहले लिख ही दिया, तो और तो c किसके बराबर हुआ, माइनस के 9
9.35 के, यानी कि जो है घटा के 9.35 माइनस 9.35। अब इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 दिखा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन बस यहाँ पे दोनों y और कांस्टेंट टर्म जो हैं ये आपकी नेगेटिव में है, तो हमारे को इसको पॉजिटिव करके फिर लिखना है। तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस में है। बस इतना ही आपको करना है, कोई विशेष इसमें वो नहीं है। तो यहाँ माइनस के 1/5 इसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक लिख दिया और फिर y बाहर लिख दिया, यानी कि घटा के y/5 को इस तरह से हम लिख देंगे। इसी तरह से प्लस का c है तो प्लस का साइन लगा के अंदर माइनस का 10 ले लेंगे, और x के साथ जो है खाली x भी था लेकिन इसको कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में लिखने के लिए 1.x लिख दिया। 1 इंटू एक्स हो गया, ये पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान होता है। दशमलव जो है वो जो है बिंदी जो होती है वो बीच में लगाते हैं। तो तुलना करेंगे तो x के साथ 1 हो रहा है, उधर x के साथ a है तो a 1 हो गया। इसी तरह y के का गुणांक जो है वो घटा के 1/5 हो गया। b और c जो है अचर पद कांस्टेंट टर्म जो है माइनस के 10 हो गए। अब तीसरे वाले को देखते हैं। इसमें जो है माइनस के 6 को जो है, मतलब जो प्लस का 6 है इसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि घटा का हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस रूप में आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको इसको दो तरह से कर सकते थे, एक तो इसका साइन बदल दें तो ये प्लस के 2x और घटा के 3y जमा के y 6 हो जाते, तो इस तरह से आप कर सकते थे। तो इस तरह से अगर आप जैसे अब कर रहे हैं उस हिसाब से उत्तरों में और बाद वाले उत्तरों में चिन्हों का फ़र्क आ जाएगा। तो ये जो है अभी जो मैं इसी रूप में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे a जो है तुलना करेंगे तो आपका x माइनस के 2 के बराबर होगा, क्योंकि a जो है x का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट है तो वो माइनस के 2 हो गए। इसी तरह y का कोफिशिएंट जो है b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है तो b जो है वो 3 के इक्वल हो गया। और c जो है वो माइनस के 6 के, कांस्टेंट टर्म c जो है वो माइनस के 6 के, अचर पद जो है घटा के 6 हो गए। अगर आप उसको चिन्ह बदल के लिखते हैं तो a जो है प्लस का 2, b घटा का 2 3 और c जो है जमा का 6 आता। अब चौथे में जो है इसको x बराबर है 3y है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस तरह से जो दाईं तरफ 3y था उसको बाईं तरफ लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन इसमें अचर पद नहीं है और साथ ही ये प्लस के रूप में 3y को लिखना है। तो हमने x को लिखा 1 गुणा x और प्लस का साइन लगाया, कोष्टक में माइनस, ब्रैकेट में माइनस के 3y लिखा और अचर पद के रूप में 0 को लिख दिया, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी मानक यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करते हैं तो a जो है वो x के बराबर, x का गुणांक है और यहाँ पर x का गुणांक a है, तो 1 है तो a बराबर 1 हो गया। और b जो है वो माइनस के 3 यानी कि घटा के 3 हो गए और c जो है वो 0 यानी कि 0 के बराबर हो गए। अब जो है आपको इसको देखिए, इसमें जो है आपका 2x बराबर है माइनस के 5y, तो 2x माइनस के 5y को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 5y हो जाएंगे, बराबर है 0 हो गया। अब इसमें जो है दोनों ये प्लस के हैं, यहाँ पर जो है अचर पद c नहीं है तो 0 जो है वो एंटर कर देंगे। 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों तरफ 0 जोड़ देंगे तो जो है हमारा समीकरण बैलेंस रहेगा, जैसा कि हमने चौथे वाले क्वेश्चन में किया था। तो 0 जोड़ दिया और अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब इससे तुलना करेंगे तो ax 2x के बराबर है, तो इसका मतलब a 2 के बराबर है। इसी तरह by जो है 5y के बराबर है, तो b जो है वो 5 के बराबर हो गया और c जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो a 2 आया, b 5 आया और c 0 आया, यही इसका आंसर है। अब छठे वाले में है 3x जमा के 2, तो इसमें जो है y वाली टर्म नहीं है, y वाला पद नहीं है, तो y वाले पद को इसमें एंटर करने के लिए हम इसको 0 गुणा y लिख देंगे, क्योंकि 0 से गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3x को ब्रैकेट में 3 लिख के x लिख दिया और ये प्लस में 0 इंटू वाई यानी कि 0 गुणा y कर दिया जमा के 2। अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब तुलना की जा सकती है, तो 3x जो है वो ax के बराबर हैं, तो a 3 के बराबर
बराबर आ गया, और 0y जो है वो by के बराबर है, तो b 0 हो गया। इसी तरह c जो है वो 2 के बराबर हो गया, क्योंकि अचर पद कांस्टेंट टर्म यही है। तो इस तरह से a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2 हुआ। अब इस वाले में सातवें में x का टर्म नहीं है और अचर पद जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे 0 से गुणा करके x को लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 0.x लिख देंगे, प्लस के y को जो है 1 गुणा y लिख देंगे, तो 1.y, और प्लस करके माइनस के 2 लिख देंगे और इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है आप इसको ब्रैकेट में लिखें या डॉट में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुलना करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ax जो है वो 0x के बराबर है, इसका मतलब a जो है वो 0 के बराबर हुआ, और जो है y जो है by जो है वो 1y के बराबर है। तो इस तरह से a 0 और b जो है वो 1 के बराबर हो गया, और c जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस के 2 हो गए, तो c बराबर है ऋण के 2। तो इस तरह से -2 जो है इसका आंसर हो गया। तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -2। अब ये है 5 = 2x। आप इधर इसको लेके आते हैं 2x को लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं दाईं तरफ, तो 5 ऋणात्मक हो जाएगा। मैं इसे दोनों तरीक़ों से करके यहाँ बता रहा हूँ। तो 5 - 2x = 0 लिखते हैं, तो इधर जो है माइनस के 2x पहले लिखेंगे, तो ये माइनस के 2x हो गया, तो इसको इस तरह से लिख दिया। और y की टर्म नहीं है, इसलिए प्लस के 0y लिख देंगे, और जो है आपका प्लस के 5 जो है कांस्टेंट टर्म है ही, तो इस तरह से इसको लिखा, तो ये जो है 0 = हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे तो आपको अपने आप पद आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप 2x की तरफ को 5 को लेके जाएं, तो 2x - 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है थर्ड वाले क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते थे, उसके भी आंसर बस चिन्ह बदल जाते हैं आंसर में जो है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइनों का फ़र्क, चिन्हों का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया 2x, प्लस में क्योंकि y के टर्म नहीं थे तो 0y एंटर कर दिया, और प्लस और माइनस के 5 हो गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 जो है माइनस का कर था, तो इसलिए प्लस और ब्रैकेट में -5। अब पहले वाले को तुलना करेंगे तो a बराबर -2 और b जो है 0 और c जो है वो प्लस के 5 आए, और इसमें तुलना करेंगे तो a जो है प्लस का 2 आया, जबकि पहले a क्या था, माइनस का 2 था। इस तरह से चिन्ह जो हैं बदल गए, तो a क्या आएगा यहाँ पे 2, और b जो है 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए कोई साइन नहीं बदला, और c जो है -5, जबकि पहले आए थे प्लस के 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं a जो -2 था अब यहाँ 2 हो गया, और c जो है 5 था वो -5 हो गया। तो चिन्हों का बदलाव आएगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द गुरुदेव क्लासेस को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो है आप प्लेलिस्ट में जाके जो है बाकी के वीडियो के जो है लिंक देख सकते हैं, उनके वीडियो वहाँ से खोल के देख सकते हैं। आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो जो है वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।